नमस्कार। विजय राणा की ओर से। महामना भारत की समन्वयवादी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। वो देश, धर्म और संस्कृति के प्रति समर्पित थे, लेकिन उनमें अभिमान नहीं था। वो परंपरा में विश्वास रखते थे, लेकिन विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पकृत थे। वो हिंदी के प्रति समर्पित है, लेकिन उन्हें अंग्रेजी से परहेज नहीं था। वो संस्कारों में आस्था रखते थे, लेकिन सामाजिक कुरीतियों का भी जमकर विरोध करते थे और दलित विकास के लिए वो आजीवन प्रयास करते रहे। कल्पना कीजिए, 1916 की दुनिया प्रथम महायुद्ध की आग में जल रही है। भारत अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ है और मालवीय जी उस समय देश में सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाने की धुन में जुटे हुए थे। कितनी दूर की सोच रहे थे वो। कल्पना कीजिए बीएचयू के राष्ट्रीय योगदान की। जब तक भारत रहेगा, बीएचयू रहेगा। यहां से निकलने वाली अनगिनत पीढ़ियां देश और दुनिया के विकास में कितना योगदान देंगी, इसको मापने का कोई पैमाना हो ही नहीं सकता। हमारे लिए अपार हर्ष का विषय है कि भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर उनके जीवन और उनके शैक्षिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक योगदान की चर्चा के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त जस्टिस गिरिधर मालवीय। जस्टिस मालवीय, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। और सौभाग्य की बात यह है कि आप महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रपौत्र यानी कि ग्रैंडसन हैं और उनकी धरोहर के वाहक भी हैं। जस्टिस मालवीय, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि आप बीएचयू में महामना के घर में पैदा हुए, उनकी गोदी में खेलने का आपको सुख मिला। आरंभिक स्मृतियां क्या है? मुझे उनकी खूब याद आती है। बहुत ही मीठी तरह से वो बात करते थे, मुझे बच्चा कहते थे और कोई भी बात समझाने का तो बच्चा देखो, इस तरह करके। जैसे हम लोग छोटे थे, वो शाम को मोटर में बैठ करके यूनिवर्सिटी का चक्कर लगाते थे, तो उस समय कहते थे, बच्चा वो पेड़ देखो कितना सुंदर है, ये पेड़ आदमी बना सकता है क्या ऐसा सुंदर? नहीं बना सकता, ये ईश्वर की कृति है, ईश्वर की सारी कृति ऐसी ही सुंदर होती है। इस तरह की वो बातें किया करते थे और बहुत ही प्यार से सबसे बात करते थे। वो याद आज भी उसी तरह बनी हुई है। जब हम महामना की फोटो देखते हैं तो उनकी एक ही छवि सारी दुनिया में दिखाई पड़ती है, जिसमें वो ना तो बूढ़े हैं ना वो जवान हैं, हमेशा एक ही लिबास में पहनते हैं। लेकिन वास्तविक जिंदगी में तो ऐसे नहीं रहे होंगे, वो अलग अलग तरह के कपड़े भी पहनते होंगे। तो चेहरे मोहरे से कैसे लगते थे, कितनी कद काठी थी, कैसा रंग था उनका, ये जरा बताइए। गोरे थे, मेरे ख्याल में ऊंचाई उनकी करीब 5 फीट 7.5 इंच की थी और जब मैंने उनको देखा तब तक वो बहुत बिल्कुल बूढ़े हो चुके थे, क्योंकि मैं 1936 नवंबर में पैदा हुआ था और उस समय उनकी अवस्था करीब करीब 85 वर्ष की हो चुकी थी, तो इससे तब तक बूढ़े हो चुके थे। तो मुझे तो उनके वही उसी स्वरूप का ध्यान आता है, लेकिन उनके चित्र जब देखता हूँ तो बहुत से चित्र हैं उनकी। शुरू में वकालत के जमाने के भी चित्र हैं, जब वो गए थे राजा रामपाल सिंह के साथ कांग्रेस में, उस समय के भी चित्र हैं। तो उनमें वो बिल्कुल युवा दिखते हैं, लेकिन वेशभूषा जैसी आप कह रहे हैं जो बाद में थी वही पहले भी थी। उसी प्रकार का कपड़ा, उसी प्रकार माथे पर चंदन, उसी प्रकार साफा, वेशभूषा बिल्कुल वही थी। अब अवस्था के साथ में ये तो सही है कि थोड़ा बहुत अपना जो उम्र का फर्क है वो तस्वीरों में दिखाई पड़ता है। मेरा अगला प्रश्न ये है कि एक दादाजी के सामने कोई पोता शरारत न करे, ये तो हो नहीं सकता। तो कोई ऐसी घटना याद है जब आपने कोई छोटी मोटी शरारत की हो, उन्होंने कुछ किस तरह से रिएक्ट किया हो? मुझे तो शायद इसलिए नहीं याद है कि शायद वो कभी किसी से, जो कहते हैं कि एक कठोर लहजे में बात करना, शायद उन्होंने किया ही नहीं। बल्कि मुझे एक चीज मालूम है कि उनसे लोगों ने प्रश्न किया कि आपने क्या कभी किसी के साथ कठोरता की है? तो उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं पड़ता। हाँ, मेरे पिताजी ने कहा कि मैंने उसके साथ जरूर
काफी कठोरता इस तरह की, क्योंकि वो मेरे साथ था, मेरे सेक्रेटरी की तरह से, लंदन आया हुआ था, जाना चाहता था, वेल्स में जाकर के मिल के आना चाहता था कि जाएंगे हम, वहाँ के आज़ादी के वो है। लेकिन मैंने कहा नहीं, काम पहले जरूरी है, पहले काम देख लो, घूमने फिर बाद में आना। तो उनका कहना था कि अगर मैंने कभी भी साथ, स्ट्रिक्ट वर्ड उन्होंने कहा था कि अगर मैंने स्ट्रिक्टनेस की है तो गोविंद के साथ में। तो मुझे लगता ही नहीं कि उनको कोई भी बच्चे की शरारत उनको किसी भी तरह से इस तरह का भाव देती कि वो उसको डांट देते या शायद समझाया हो। लेकिन मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ता कि कभी ऐसी स्थिति आई। बचपन की कोई ऐसी याद जो नितांत व्यक्तिगत हो, कोई ऐसी कोई एनेक्डोट, कोई मेमोरी? जी, एक बहुत बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं 8 वर्ष का हो गया था, तो मेरी जो दूसरी सिस्टर थी, सेकंड सिस्टर, उनका ब्याह था। और ब्याह के लिए हमारे यहाँ मंडप में ब्याह होता है, और मंडप में ही हमारे यहाँ बच्चे का जनेऊ यज्ञोपवीत होता है। तो दादाजी ने पिताजी को कहा कि गिरधर का जनेऊ भी इसी में कर दो। तो पिताजी ने कहा अभी तो गिरधर बहुत छोटा छोटा है, अभी रहने दीजिए। बोले नहीं, मैं उसको मंत्र देना चाहता हूँ। ये 1945 की बात है कि मैं उसको मंत्र दूंगा, तुम उसका जनेऊ अभी कर दो। तो फिर हुआ कि उन्होंने आदेश किया है, जनेऊ तो होना ही है। तो मेरा जनेऊ हुआ मंडप में बैठ करके। कायदे से लोग आते हैं कि जब वही मंडप में लोग गायत्री मंत्र कान में, जो नया बटू होता है उसके कान में मंत्र बोलते हैं। लेकिन पंडितों ने सब ने कहा कि नहीं, ये तो उचित नहीं है, हमेशा शिष्य को गुरु के पास जाना चाहिए। तो कमजोर वो हो चुके थे, तो इसीलिए मुझसे कहा गया नहीं, वहीं जाओ जहां पर दादाजी हैं। और उनके पास जब मैं गया तो मुझसे कहा गया, देखो ये कान में तुम्हारे जो कहेंगे तुम्हें उसको बार बार दोहराना है, रिपीट करना है। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कान में मेरे गायत्री मंत्र 5 बार कहे। तो जितना टूटा फूटा मुझे गायत्री मंत्र आता था वो तो मैंने कह दिया, रिपीट कर दिया। उसके बाद उन्होंने कहा कि चिरंजीवी भव। तो ये चिरंजीवी भव मैं खूब सुनता था, तो मैंने भी कहा चिरंजीवी भव। तो बहुत जोर हंसे, बोले नया बट मुझे आशीर्वाद दे रहा है। तो ये एक ऐसा पर्सनल मेरा उनके साथ एक हुआ था जो मैंने कहा आपको बताऊं। जी, हर महापुरुष के पीछे एक महिला का भी योगदान होता है। और 17 वर्ष की आयु में पंडित मदन मोहन मालवीय जी का विवाह हो गया था। 1878 की बात है। श्रीमती कुंदन देवी उनकी पत्नी का नाम था। उनके बारे में कोई बहुत जानकारी हम लोगों को नहीं मिलती। क्या आपको कुछ जानकारी है या किताबों में कुछ मिलता नहीं है? हाँ, मुझे दादी जी की खूब अच्छी याद है। दादी जी इलाहाबाद में ही रहती थी, वो बनारस नहीं गई थी। वास्तव में पूरे परिवार में कोई उनके साथ जाके बनारस नहीं रहा, क्योंकि मेरे ताऊ जी, 2 ताऊ जी थे बड़े, वो यहीं पर वकालत करते थे इलाहाबाद में। तो पूरा परिवार यहीं इलाहाबाद में रहता था, दादी जी भी यहीं रहती थी। सिर्फ मेरे पिताजी, उनका पिताजी का यहाँ पर एडमिशन हो गया था इलाहाबाद के मेयर सेंट्रल कॉलेज में। लेकिन पिताजी को उन्होंने बुला लिया कि नहीं, तुम बीएचयू में आ जाओ, अब यहाँ पर हिंदू यूनिवर्सिटी में पढ़ाई हो रही है, तुम भी यहीं पढ़ोगे। तो मेरे पिताजी बनारस चले गए थे। तो पिताजी उसके बाद भी जब उन्होंने पूरी पढ़ाई बीएचयू से एमए एलएलबी कर लिया, तो उसके बाद दादाजी ने उनको भी कह दिया कि तुम मेरे पास ही रहोगे, तुम इलाहाबाद नहीं जाओगे, मुझे एक प्राइवेट सेक्रेटरी की जरूरत है, और मैं देखता हूँ कि तुम्हारे में जो है, क्योंकि पॉलिटिकली मेरे पिताजी पहले ही एक्टिव हो गए थे, बीए में थे तो चले गए थे कांग्रेस मूवमेंट में, जेल चले गए थे, परसेंटेज भी शॉर्ट हो गई थी। तो उन्होंने उनको कहा तुम मेरे साथ रहोगे। तो पिताजी उन्हीं के साथ रहे। उनका ब्याह होने के बाद मेरी माता जी भी बनारस आ गई। तो पूरा परिवार हमारा जो था, मतलब मैं पूरे दादाजी का परिवार, वो तो इलाहाबाद रहता था। दादाजी, मेरे पिताजी और हम लोग सब भाई बहन इलाहाबाद की जगह बनारस में रहते थे। लेकिन खूब इलाहाबाद आना होता था, कोई भी कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, वैसे भी पिताजी दादी जी से मिलने के लिए सबको लेके आ जाते थे।
तो मुझे याद है दादी जी बहुत ही प्यार से हम लोग छत पर ऊपर सोते थे। अमूमन गर्मी की छुट्टियों में ही आते थे तो छत पर ऊपर सोते थे। तो मुझे खूब अच्छी तरह याद है दादी जी आती थी और मेरे सर पर हाथ फेर के धीरे धीरे गाना गाती थी, अब जागो गिरधारी लाला, अब जागो गिरधारी, ग्वाल बाल सब गौ में चरावे, तेरे राधा प्यारी, उठो बच्चा उठो करके मुझे जगा देती थी। तो ये मुझे अभी तक खूब उनकी ट्यून और उनका मुझे जगाना याद है। और एक चीज जो मेरे साथ विशेष उनका रहता था लगाव कहूँ या जो उनसे कहूँ कि मेरा अधिकार वो समझती थी, उनको जब भी कोई कुछ सुनाता था श्लोक या कोई कविता तो उसको वो उस समय पैसा आना जो मन में आता उसको देती थी। मैं जब भी सुनाऊं तो मुझे 1 रुपया चांदी का देती थी। तो ये चीजें मेरी उनकी खूब याद है। मालवीय जी, इनकी जो आरंभिक शिक्षा दीक्षा हुई वो संस्कृत में हुई, लेकिन उसके बाद फिर वो जो आधुनिक शिक्षा उस समय उपलब्ध थी अंग्रेजी शिक्षा, उसमें उन्होंने महारत की, कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए किया। और फिर जब उनका जीवन अध्यापन से शुरू किया, फिर अखबार भी निकाला प्रतापगढ़ में जाकर के, और फिर वकालत उन्होंने की। तो जो आज के किसी युवक की चाह हो सकती है, क्या लगभग उसी तरह की आगे बढ़ने की उत्कट इच्छा उनमें भी थी? मैं उनके बचपन का एक और वाकया बताना चाहूंगा। जी जैसा आपने कहा शुरू उनकी पढ़ाई संस्कृत में हुई। धर्म ज्ञानोपदेश पाठशाला में वो संस्कृत के विद्यार्थी थे और इलाहाबाद में जहाँ उनका घर था चौक एरिया में, वहीं पर एक बहुत बड़ा चर्च था ग्रैंड ट्रंक रोड के ऊपर में। तो वो हम लोग घर से बहुत दूर नहीं था, मुश्किल से फरलॉन्ग 1.5 फरलॉन्ग पर रहा होगा। तो वहां पर चर्च पर इतवार के सवेरे एक पादरी थे, वो लोगों को बाकायदे लेकर के हाथ में जो भोपू वाला होता था उसको लेकर के लोगों को समझाया करते थे कि आप लोग सब के सब लोग ईसाई बन जाओ। ईसाई बनने में क्या फायदा है, हम आपको क्या दे देंगे, कैसे करेंगे। तो ये जब उन्होंने सुना, दादाजी ने एक छोटे बालक थे अभी, ये उन्होंने सुना तो उनको बहुत बुरा लगा। फिर उन्होंने अगले रविवार को फिर संडे के दिन फिर सुना तो उन्होंने तय कर लिया कि नहीं, मैं इसका जवाब दूंगा। तो घर से एक स्टूल लेकर के और एक कागज का भोपू बना करके जब उन्होंने पादरी ने बोलना बंद कर दिया तो उन्होंने कहा, सुनिए सुनिए मेरी बात सुनिए, ये जो पादरी महोदय कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, हमें अपने धर्म में ही रहना चाहिए। और करके अपनी पूरी दलील और लोगों को इतना प्रभावित करती थी कि लोग उनकी बात सुनते रहते थे। वो पादरी भी उनके बात सुनते थे। वो पादरी ने उनको पहले बहुत समझाया, कहा कि देखो तुम मेरे धर्म में आ जाओ, तुम इतना अच्छा बोलते हो, तुम प्रचार करोगे, तुमको हम कितनी तरक्की देंगे, तुम देश विदेश में सब जगह जा पाओगे, और तुम हमारे पास आ जाओ, तुम हमारे धर्म को मानो, अपनी बात छोड़ो। तो वो बोले नहीं, बिल्कुल नहीं, हम तो अपने धर्म में ही रहेंगे, आपके धर्म को हम नहीं स्वीकार करेंगे। तो पादरी उनसे इतना प्रभावित हुआ कि उनका अच्छा चलो फिर हम दोस्त बन जाते हैं। और वो पादरी थे जिन्होंने इनको फिर प्रेरित किया कि नहीं, तुम संस्कृत पढ़ रहे हो बहुत अच्छा है, लेकिन तुम्हें तुम्हारे देश को तुम्हारी जरूरत रहेगी, तुम अंग्रेजी पढ़ो। और उनके कहने पर उन्होंने फिर वहां पर म्युनिसिपल स्कूल में अपना दाखिला कराया, तब उनकी पढ़ाई शुरू हुई अंग्रेजी की। वरना अगर वो पादरी के साथ ये हुई न होती घटना तो शायद वो कभी अंग्रेजी न पढ़ते। तो ये उनके शुरू में अंग्रेजी पढ़ने का सिलसिला हुआ। और फिर अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी थी कि आपको भी शायद मालूम हो, लोगों ने कहा है, लिखा हुआ है कि जब कांग्रेस वर्किंग कमेटी कोई ड्राफ्ट तैयार करती थी भेजने के लिए सरकार को, तो भेजती थी कि इसको मालवीय जी को दिखला दो कि वो इसको वेट करके दुरुस्त कर दें। इतनी अच्छी अंग्रेजी थी। जब वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, लंदन गए थे, तो वहां पर अंग्रेज लोग मानते नहीं थे कि आप जो है आप ऑक्सफोर्ड के पढ़े नहीं हो। इसलिए अंग्रेजी उनकी इतनी अच्छी थी जिसमें धारा प्रवाह बोलते थे। वो अंग्रेजी उनकी शुरू हुई जब वो काफी बड़े हो गए और उस पादरी की वजह से, वरना ये जो परिवर्तन उनके जीवन में आया वो संभवतः ना आता। बहुत बहुत रोचक जानकारी है।
इसके बाद जो आपने कहा कि अंग्रेजी बढ़िया थी, वक्ता बहुत अच्छे थे, और शायद यही बात थी जिसकी वजह से पहले ही अधिवेशन में जब वो कांग्रेस में गए सन 1886 में, वो कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था। कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, कुछ जी सिलेक्टेड लोगों ने बॉम्बे में की थी, और उसके बाद कलकत्ता में कांग्रेस पार्टी का दूसरा अधिवेशन होता है दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, और उसमें मालवीय जी जाते हैं 1886, लगभग 25 वर्ष की आयु है उनकी, और वहां जाकर के वो अपने भाषण से सबको चमत्कृत कर देते हैं। तो क्या लगता है कि बिल्कुल। वो जो 1886 का अधिवेशन है, वो मालवीय जी के राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा मील का पत्थर है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही बात है। वो जैसे डेलीगेट होकर के, यहाँ उनके गुरु थे पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य जी, तो वो उनको लेकर के गए थे। और जब उन्होंने, पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य जी ने वहाँ कांग्रेस के लोगों से कहा, ह्यूम साहब से, दादा भाई नौरोजी से, कि मेरे साथ में एक नवयुवक आया है, मैं चाहता हूँ आप लोग इसको सुने। तो पहले लोगों ने कहा अभी ठीक है, अभी कांग्रेस ज्वाइन करे फिर हम लोग सुनेंगे। लेकिन इंसिस्ट किया पंडित आदित्य राम भट्टाचार्य जी कि मैं इसका गुरु हूं, मैं कह रहा हूं, इसकी बात आप लोग सुनिए। क्योंकि अपने जीवन काल में इलाहाबाद में ही वो कई चीजों में आंदोलन कर चुके थे। बचपन में नुक्कड़ नाटक करते थे अंग्रेजों के खिलाफ, वो उनकी होती थे, तो उनकी एक्टिविटी पहले से ही थी कि नहीं, कांग्रेस के आने के पहले ही वो एक तरह से देश की स्वतंत्रता के लिए या पराधीनता से विक्षुब्ध होकर के अंग्रेजों के बहुत विरुद्ध हो चुके थे। तो उनके कहने पर फिर लोगों ने कहा अच्छा चलो तुमको थोड़ा जो कुछ कहना चाहते हो कह दो। तो जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो बोलते गए, और अंत में ह्यूम साहब ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि जितनी तालियां इस नवयुवक के भाषण पर बजी, उतनी ताली किसी और के भाषण पर नहीं बजी। इतनी उनकी अच्छी स्पीच थी। और उन्होंने यही कहा था कि मूल मंत्र ये है अंग्रेजों का कि बिना मतलब रिप्रेजेंटेशन के कोई गवर्नेंस नहीं हो सकती है। तो ये उसकी उनकी बात जो है कोट की गई बाकायदे, कि इस यंग मैन ने किस तरह की बात कही है कि हम लोगों को अपना रिप्रेजेंटेशन मिलना ही चाहिए गवर्नमेंट में। तो उस प्रभाव से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि ठीक है, अगला अधिवेशन कांग्रेस का इलाहाबाद करेंगे और तुम उसको वहां करना। और नेक्स्ट अधिवेशन जो है वो इलाहाबाद नहीं हुआ था। जी 1908 में वो कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने, और उसके बाद जो इंटरेस्टिंग चीज है, वो कांग्रेस पार्टी के 4 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, जो उस समय एक रिकॉर्ड हुआ करता था। और जी 1918 का जो अधिवेशन जहां उन्होंने अध्यक्षता की, तो उन्होंने मांडूक्य उपनिषद से वह वाक्य उद्धृत किया, सत्यमेव जयते, जो भारत जी का ये जो ध्येय वाक्य है, उसका श्रेय भी मालवीय जी को है। तो आप बता सकते, कुछ और लाइट डाल सकते हैं इस पर? मतलब यही उन्होंने कहा था कि ये हमारे उपनिषद में कहा हुआ है और ये हमारे देश का मोटो होना चाहिए कि सत्यमेव जयते। तो सत्य की लड़ाई हमेशा जो है विजय की लड़ाई होगी। हम लोग सच्चाई पर रहेंगे कि अपने देश में अपना राज होना चाहिए। ये उनका बहुत प्रिय वाक्य था, अपने देश में अपना राज। तो कहते थे अपने देश में अपना राज होना चाहिए और ये हमारी सत्य की लड़ाई है। तो सत्यमेव जयते, हर चीज में सत्य की विजय होगी। तो ये उन्होंने किया, जिसको अंत में आपने देखा भारतवर्ष ने स्वीकार ही नहीं किया। आज हमारा जो नेशनल एम्ब्लेम है उसमें भी सत्यमेव जयते सबसे ऊपर, सबसे इम्पोर्टेंट उसकी जगह रखी जाती है और सब लोग इसको स्वीकार कर चुके हैं। और ये अब सबको मालूम है कि ये महामना की ही देन है हमारे देश को, ये वाला सत्यमेव जयते का जो स्लोगन है। वो 1912 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बनते हैं, यानी कि एक जी तरफ तो आज़ादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो संवैधानिक विकास हो रहा है भारत में, उसमें भी उनकी पूरी भूमिका है। देखिए, हमारा जो स्वाधीनता संग्राम का इतिहास है उसमें नरम दल और गरम दल, दो दल थे। तो नरम दल ये मानता था कि नहीं, हम लोग डायलॉग के जरिए स्वतंत्रता को प्राप्त करेंगे या स्वायत्त शासन प्राप्त करेंगे कि हम अपना राज्य खुद करें। उस समय तो बहुत ज्यादा स्वतंत्र होने की बात उतनी नहीं हुई थी शुरू में, जितनी ये हुई थी कि नहीं, हमको अपना अधिकार चाहिए कि हम इस देश में अपने निर्णय लें, अपनी सरकार बनाए। तो वो उसके लिए
ये था कि नहीं, आप असेंबली में जाएं, वहां पर डायलॉग करें, सब कुछ करें। तो उसको उन्होंने स्वीकार किया था कि ठीक है, मैं जाऊंगा और जा करके वहां पर अंग्रेजों से वो चीजें करूंगा जो कि हमारे देश को चाहिए। जैसे उन्होंने बहुत विस्तार से कहा था इकोनॉमी के ऊपर में कि अंग्रेजों ने हमारी इकोनॉमी को ध्वस्त कर दिया है, हमारा सारा सामान ले जाते हैं और वहां से आता नहीं है। इन सारी चीजों के ऊपर में उनका जो एक एजेंडा था वो यही था कि नहीं, हमें अपने देश में स्वाधीनता में और स्वतंत्र रूप से अपने सामानों को उसको करने के लिए, इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए अपना अधिकार है। तो उनका एक जो नोट ऑफ डिसेंट भी था 1918 का, आपको याद होगा, वो आज तक कोट किया जाता है कि नहीं। तो इसलिए इकोनॉमी के ऊपर में उनका जो इंसिस्टेंस था वो यही समझते थे कि हम अपने असेंबली के जरिए या असेंबली में और चीजों के जरिए जो चीजें हैं उन पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए असेंबली में रहेंगे तो उनकी बात लोग सुनेंगे, और उनकी बात सुनी जाती थी। अगर आपको याद हो, उनकी जो जलियांवाला बाग वो गए थे और वहां से आकर के वहां की जो उन्होंने सुनाई थी, वहां की लोगों की क्या उनकी हालत हुई थी, तो उस समय लोग कहते हैं कि वायसरॉय की जो पत्नी थी वाइसरीन, वो बैठी हुई थी और वो सुबह सुबह के रोने लगी। लोगों ने मुड़ करके देखा तो एक तो उनका बोलना, कहते ही वॉज द सिल्वर टंग ओरेटर, इतना प्रभावशाली वक्तव्य करते थे जिसकी हद नहीं। और दूसरे ये कि इस तरह से कह करके और अंग्रेजों को यह एहसास दिला करके कि आपने क्या क्या किया है, उससे हमारे देश का क्या नुकसान हो रहा है, हमारे समाज का क्या नुकसान हो रहा है, ये सब जताने के लिए उन्होंने यही उचित समझा कि हम असेंबली में भी रह करके उनसे जो है इस चीज के ऊपर में डायलॉग करेंगे। जी, बहुत रोचक है। और हालांकि वो वकालत करते थे इलाहाबाद हाईकोर्ट में, और उससे वो संन्यास ले चुके थे 1911 में ही। लेकिन जी ये जो जलियांवाले बाग के बाद जो घटनाक्रम चला, असहयोग आंदोलन शुरू हुआ, और वो आंदोलन गांधी जी को बीच में रोकना पड़ा क्योंकि चौरी चौरा एक एक गांव था गोरखपुर के पास, गोरखपुर था जी जी जी। और वहां पर एक पुलिस थाने में आग लगा दी, भीड़ ने कुछ पुलिस सिपाहियों को जिंदा जला दिया गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों ने 177 लोगों को फांसी की सजा सुनाई थी। तो मालवीय जी जी एक बार फिर अदालत गए उन लोगों की वकालत करने के लिए, और बहुत सारे लोगों को उन्होंने फांसी की सजा से एक तरह से मुआफी दिलवाई। तो वो क्या क्या वाकया है, जरा उससे उसके बारे में बताइए। और आप लोगों को ज्ञात है कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को शुरू किया था, लेकिन उनका यही था कि शांतिपूर्ण होगा। लेकिन वहां पर जब चौरी चौरा में थाना जला दिया गया, उसमें सिपाही मर गए, तो गांधी जी ने आंदोलन तो वापस कर लिया। अंग्रेजों ने उन लोगों पर केस चलाए और यहाँ से सेशंस कोर्ट से, जैसा आपने कहा, 170 लोगों को फांसी की सजा हो गई। अब उसकी अपील इलाहाबाद हाई कोर्ट में आई तो सबने तय किया कि इस केस को अगर कोई भी प्रभावशाली ढंग से ही बहस हो करके इसमें कुछ हो सकता है, तो अगर कोई भी इसमें कुछ कर सकता है तो पंडित मदन मोहन मालवीय। तो अपनी वकालत छोड़ चुके थे, उन्होंने कह दिया था अब मैं गाउन नहीं पहनूंगा। गाउन की चर्चा आई तो ये भी आपको बता दूं कि उन्होंने कभी काला गाउन नहीं पहना, उनको काले गाउन से बड़ी चिढ़ थी। तो उन्होंने अपनी स्पेशल परमिशन लेकर के क्रीम कलर का गाउन वो पहना करते थे हाई कोर्ट में बहस के लिए। बल्कि जब विक्टोरिया की डेथ हुई थी तो उसमें जाना पड़ा था, तो उसमें था कि नहीं, काला पहनना ही पड़ेगा। तो एक उन्होंने गाउन बनवाया और चर्च के गेट पर उसको पहन के गए और बाहर आते ही उतार दिया, कहा कि मेरा इतनी देर दम घुट रहा था। ये एक अलग से बात हो गई। इन्हीं आऊं तो उन्होंने 10 साल बाद फिर गाउन पहना और बहस करने के लिए गए। सर ग्रिमवुड मेयर्स की चीफ जस्टिस थे, उनकी बेंच थी, डिवीजन बेंच, 2 जजों की बेंच थी, वहां उस केस को उन्होंने बहस किया। उस बहस के दौरान में हमारे यहाँ जब हाईकोर्ट का सेंटिनरी वॉल्यूम छपा है तो उसमें हमारे यहाँ सीनियर एडवोकेट से, अब तो नहीं रहे, मिस्टर एस एन वर्मा, उन्होंने उसमें लिखा है कि उनके बहस के दौरान में अनप्रेसिडेंटेड इन द हिस्ट्री ऑफ जुडिशरी 3 बार चीफ जस्टिस से उठ करके और बाउ किया उनको, और कहा कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि बहस के दौरान जज ने उठ करके किसी वकील को बाउ किया हो। तो ये उनके बहस का
एक चित्रण है कि कितनी प्रभावशाली बहस उन्होंने की थी। और जब बहस खत्म हो गई तो जजमेंट रिजर्व कर लिया गया था। तो कहा ग्रीनवुड मेयर्स ने कि इस केस में जिस योग्यता से बहस आपने की है, हम नहीं समझते कि कोई इतनी योग्यता से इसमें बहस कर सकता है। हम ये तो नहीं जानते कि इसका भी नतीजा क्या होगा, क्योंकि हम अभी फैसला अपना रिजर्व रख रहे हैं। लेकिन ये हम जरूर कहेंगे कि आपकी बहस से जो कुछ भी होगा, पोस्टेरिटी उसको याद करेगी और उसको हमेशा याद किया जाएगा। तो उन्होंने अपने जजमेंट में भी उनकी तारीफ लिखी। और फिर वही 140 लोगों को वहां पर से फांसी की जगह पर लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ और बाकी लोगों को जो है उनकी सजा फांसी बरकरार रही है। इसके अलावा एक और जीवन में उनका लक्ष्य था, वो था अस्पृश्यता निवारण। और गांधी जी तब तक आ चुके थे, उनके साथ मिलकर के बहुत उन्होंने काम किया है। और खास तौर पे उनकी एक भूमिका है जो शायद इतिहास में बहुत लोगों ने याद नहीं रखी, कि जब गांधी जी ने जब पूना पैक्ट हुआ अंबेडकर और गांधी के बीच, क्योंकि अंग्रेज तो जिस तरह से मुसलमानों को अलग प्रतिनिधित्व देना चाहते थे, इसी तरह से दलितों को भी वो अलग एक तरह से पृथकतावाद के दायरे में बंद करना चाहते थे। तो उसे रोकने के लिए गांधी जी अनशन करते हैं और पूना पैक्ट उनके साथ, फिर अम्बेडकर गांधी पैक्ट होता है। लेकिन उस पैक्ट में मालवीय जी की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है, और आज ज्यादातर लोग आज उसे याद नहीं करते हैं। उस भूमिका पर प्रकाश डालिए, किस तरह का रोल उन्होंने अदा किया। आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अंबेडकर साहब अपनी जगह पर अड़े हुए थे कि नहीं हमको चाहिए, और गांधी जी ने कहा नहीं ये कभी नहीं हो सकता है। और दोनों के बीच में ये हो गई कि नहीं, और गवर्नमेंट जो है वो देने को तैयार थी कि हम रिजर्वेशन अलग से देंगे उनको, उनके लिए अलग करेंगे, सेपरेट इलेक्शन। तो अंत में तो अंत में नतीजा ये हुआ कि कैसे हो, गांधी जी ने कहा कि मैं तो मर जाऊंगा, आमरण अनशन उन्होंने शुरू कर दिया। तो अंबेडकर से कुछ बातचीत पहले की उन्होंने और बोले भाई रास्ता निकलना चाहिए, और गांधी जी की बात को अभी मान लो, बाद में देखा जाएगा। तो अंबेडकर को पहले उन्होंने किया कि ठीक है तुम इतनी अपनी बात मान लो कि मैं जाके गांधी जी से कहूंगा कि अभी इस समय तुमसे बातचीत करने को तैयार हो जाएं, और अभी जो आमरण अनशन कर रहे हैं उसको छोड़ दें। जब उनसे बात कर लिया तो फिर वो गांधी जी के पास गए, और गांधी जी के पास जा करके उन्होंने उनसे कहा कि देखिए आखिर इस देश में आपकी भी जो बात है सब लोग मानते हैं, इन और लोगों की बात भी तो आप सुनिए तो सही, जिससे कि आखिर डायलॉग होना चाहिए। और वो उनकी ये थी, हम कहते हैं विशेषता थी, कि जिससे जो बात करते थे उसको कन्विंस कर लेते थे। तो उससे फिर गांधी जी भी मान गए, जिससे जाकर के फिर वही फिर पैक्ट हुआ है जाकर के, और तब जाकर के गांधी जी ने अपना अनशन तोड़ा है, और वो मामला जो है बड़ी एक जो संकट की घड़ी थी वो समाप्त हो पाई थी। और उस पैक्ट का जो ड्राफ्ट है वो भी मालवीय जी ने स्वयं लिखा था, ऐसा समझा जाता है। ये भी बताया जाता है, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन लोग तो कहते हैं कि उन्होंने ड्राफ्ट किया, गांधी जी ने कहा कि आप ही ड्राफ्ट बनाइए, जो उन्होंने बनाया दोनों ने स्वीकार किया। जी, और उसी के आधार पर फिर दलित भारतीय समाज में शामिल हुए। अंग्रेजों ने उनको जो एक तरह से शीशा टुकड़ा डाला हुआ था कि आपको हम पृथक प्रतिनिधित्व देंगे, या जिस तरह से मुसलमानों को दिया था, तो वो देश को बांटने की जो साजिश थी वो विफल हुई। और उसी के आधार पर ये वर्तमान आरक्षण व्यवस्था जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए वो शुरू हुई। तो ये एक बहुत बड़ा योगदान है। वही मील का पत्थर वही बन गया वहीं से। जी जी। गांधी जी से फिर उसके बाद धीरे धीरे 30 के दशक के अंत में उनके मतभेद होने लगे। हम बीएचयू की चर्चा थोड़ा आगे अलग से करेंगे, पहले उनके राजनीतिक। तो गांधी जी से राजनीतिक मतभेद किस वजह से हुए? देखिए, गांधी जी बिल्कुल अपनी बात पर अड़ने वालों में थे, और उससे मामला को ये लगता था कि नहीं, इससे देश का भला नहीं होगा। जैसे एक बात सबसे पहले हुई कि हिंदू यूनिवर्सिटी में उनका पढ़ाई बंद कर दीजिए, ये जो आप वहां पर लोगों को अंग्रेजी भी पढ़ा रहे हैं, और आप जो साइंस की अभी वेस्टर्न जो एजुकेशन है उसका पूरा आपने यहाँ खाका किया हुआ है, ये नहीं होना चाहिए, सब बिल्कुल स्वदेशी होना चाहिए। तो इसलिए नहीं, आप हिंदू यूनिवर्सिटी बंद कर दीजिए। तो मालवीय जी नहीं माने, बोले आप कैसी बात कर रहे हैं, हम दुनिया में पिछड़ जाएंगे। अगर हम हमारे बच्चे अगर आज पढ़ लिख करके
और दुनिया के बराबर पर नहीं आएंगे तो कैसे हमारा देश आगे चलेगा। तो नहीं माने गांधी जी। तो उनका अच्छा आप आइए हमारी यूनिवर्सिटी में आकर के जो आप कहना चाहते हैं कहिए। वो कहते थे हम यूनिवर्सिटी के लड़कों को कहेंगे छोड़ दो यूनिवर्सिटी। उनका आप कहिए छोड़ दें। अगर वो चले जाएंगे सारे विद्यार्थी छोड़ करके तो नेचुरली यूनिवर्सिटी बंद हो जाएगी। तो गांधी जी ने कहा ठीक है, मैं आकर के वहां पर लोगों से बात करूंगा। गांधी जी आए बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में और उन्होंने सारे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में अपनी बातें कही और उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूं कि आप लोग जो है हिंदू यूनिवर्सिटी बंद कर दें और छोड़ के चले जाएं और फिर आप देशी तरीके से जो शिक्षा पद्धति मैं बताऊंगा उस तरह से पढ़ाई की जाएगी। गांधी जी की बात का प्रभाव इतना ही हुआ कि आचार्य कृपलानी वहां पर टीचर थे, वो टीचरों में एक छोड़ के चले गए, कुछ विद्यार्थी चले गए, लेकिन पूरा विश्वविद्यालय कोई नहीं गया और महामना की बात को सबने माना, कहा कि नहीं यहाँ पढ़ाई चलती रहेगी। तो एक तो इसके ऊपर हो गया। फिर गांधी जी और उनके में हिंदी और हिंदुस्तानी में थोड़ा फिर मतभेद हुआ। गांधी जी कहते थे हिंदुस्तानी में ऐसा होना चाहिए कि खूब उर्दू और सब शब्द आने चाहिए। तो महामना था नहीं, हिंदी को हिंदी रहने दीजिए, शुद्ध हिंदी रहेगी तो ठीक रहेगा और इसलिए आप हिंदी को ही रहने दीजिए, हिंदुस्तानी मत करिए। इस पर उनका मतभेद हुआ। इस तरह की चीजों के ऊपर में और फिर जैसे गांधी जी जरूरत से ज्यादा, जैसा लोगों को बाद में भी लगा कि जरूरत से ज्यादा मुसलमानों का पक्ष लेने लगे थे। महामना कहते थे उनके उनकी स्पीचेस हैं, उनके बाकायदे डिलीवर्ड उनके मैसेजेस हैं कि नहीं हिंदू और मुसलमान दोनों हमारे यहाँ के भाई भाई हैं और दोनों रहेंगे यहाँ, लेकिन एक बड़े भाई की तरह से मुसलमानों को हिंदुओं का सम्मान करना चाहिए और उनको हिंदुओं की जो फीलिंग्स हैं उनको आहत नहीं करना चाहिए। गांधी जी यहाँ पर थोड़े नरम हो जाते थे कि नहीं, बल्कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कुछ चीजों के बारे में कि जो किया ठीक किया, जो मार डाला किसी को वो भी ठीक किया, तो वो इससे सहमत नहीं थे। वो कहते थे नहीं, अगर वो हमारे ऊपर अत्याचार करें, अगर छोटा भाई बड़े भाई पर अत्याचार करे तो बड़े भाई को इतना शक्तिशाली होना चाहिए कि वो अपनी रक्षा कर सके और अपने ऊपर होने वाले अत्याचार को रोक सके। इस तरह की जो चीजें थी इनमें उनका मतभेद होता रहता था। तो इस पर विशेष रूप से उनका था कि नहीं, हम और अपनी भारतीयता के लिए दोनों ही थे। गांधी जी भी भारतीय संस्कृति के पोषक थे, लेकिन महामना भारतीय संस्कृति के विशुद्ध पोषक थे कि नहीं, जैसी भारतीय संस्कृति है उसको वैसा ही रहना चाहिए, उसमें कोई अंतर नहीं आना चाहिए। और गांधी जी मिली जुली संस्कृति के पोषक हो गए थे, जिसके लिए उनको था कि नहीं, महामना कहते थे मुसलमान को पक्का मुसलमान होना चाहिए। उन्होंने सीधे कहा कि जो मुसलमान पक्का मुसलमान नहीं होगा वो क्या हो, उसका कैरेक्टर कैसा अच्छा होगा, और हिंदू को पक्का हिंदू होना चाहिए। और गांधी जी कहते नहीं, मिली जुली चीज हो, सब मिलजुल करके रहें। तो इस तरह के उनके विचार के मतभेद वैचारिक थोड़े थे, लेकिन दोनों का एक दूसरे से प्रेम, दोनों का एक दूसरे से सौहार्द बराबर बना रहा। तो इस तरह से जो कई बार कांग्रेस के अधिवेशनों में भी ऐसा हुआ कि महामना ने अपने जो विचार व्यक्त किए वो गांधी जी से अलग थे, लेकिन उसके बाद जब भी कभी महामना बोले तो उस दिन समाप्त नहीं होने दिया गया। ये लोगों ने लिखा है कि आखिरी दिन महामना बोलते थे, उस दिन समाप्त नहीं होने देते थे कि नहीं अभी एक दिन और सेशन चलेगा, एक्स्ट्रा एक दिन चला करके, और तब ये होता था कि अब इसके ऊपर निर्णय लिया जाए, क्योंकि सबको ये भय लगता था कि महामना जब बोल देंगे तो उनके बोलने के बाद अगर तत्काल निर्णय की बात कही जाएगी तो सब महामना की बात मान लेंगे। उनके बोलने में कहते थे इतनी शक्ति थी कि वो जो बोलते थे उससे लोग प्रभावित कर देते थे। तो इस तरह के वैचारिक मतभेद उनके आपस में थे, लेकिन वो सिर्फ विचार में थे, आपसी मतभेद बिल्कुल नहीं थे जी। और एक दूसरे का बहुत सम्मान करते थे दोनों नेता, बहुत सम्मान करते थे बिल्कुल। आइए अब उनके शैक्षणिक योगदान की हम चर्चा करते हैं। जी। और उन्होंने जो संस्था स्थापित की, यदि उसके राष्ट्रीय योगदान को मापने की कोई इकाई होती, यानी पिछले 100 वर्ष से भी ज्यादा हो चुके हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को, लाखों छात्र वहां से निकले हैं, देश विदेश में बड़े बड़े पदों पर काम कर रहे हैं, बहुत बड़ा योगदान है,
कितना नेशनल वेल्थ उन्होंने क्रिएट किया होगा, कितना नेशनल गुड उन्होंने क्रिएट किया होगा। तो समझता हूँ मैं, ये बड़े आसानी से कह सकता हूँ कि शायद भारत में कोई ऐसा नेता नहीं है जिसने देश के विकास के लिए इतना ठोस और इतना व्यापक योगदान किया हो। ये विचार कैसे आया उनको, इस विचार का के बीज कहाँ से दिखाई पड़ते हैं जब उन्होंने सोचा कि मैं एक बहुत बड़ा और भारत का सर्वश्रेष्ठ और सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ। यानी ये परिकल्पना करना उस समय 1910 के आसपास, ये कैसे जी, शुरू हुई ये परिकल्पना? लोग बताते हैं कि उनके मन में ये बात तो जब वो पढ़ते थे, विद्यार्थी थे, तभी मन में आ गई थी कि हमारे यहाँ एक नालंदा की तरह से विश्वविद्यालय होना चाहिए, जिसमें सब पढ़ाई हो सके और जहाँ विद्यार्थी और अध्यापक एक साथ रहें। तो ये जो पुराना था कि रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी की, तब तक भारतवर्ष में कोई किसी के पास कल्पना नहीं थी। तो एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसमें सब चीजों की शिक्षा होगी। जैसे जो बीएचयू का कुलगीत है उसमें भी है, ये सर्व शिक्षा की राजधानी। तो उन्होंने ये निर्णय किया कि हमारे पास एक यूनिवर्सिटी बनेगी जिसमें भारत के देश के निर्माता बनेंगे। मैं बीच में एक थोड़ा सा प्रकारांतर विषयांतर हो रहा है, लेकिन कहूँ आपको बताऊं कि एक बार हिंदू यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों को यह शिकायत हुई कि हमें सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। तो उन्होंने बुलवाया, कहा कि भाई बहुत लोगों को शिकायत है कि सरकारी नौकरी नहीं मिलती। उन्होंने कहा भाई एक चीज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सरकारी नौकरी के लिए ही अभी तक अंग्रेजों ने यहाँ पर जितने भी यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं वो बनाए थे, लोग पढ़ लें और पढ़ करके सरकारी नौकरी करें। तो अपनी सेवा कराने के लिए उन्होंने ये सब कॉलेज और सब देश के जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको बनाया था। लेकिन काशी हिंदू विश्वविद्यालय इसलिए बना है कि यहाँ देश के निर्माता बन सके। तो इसलिए अगर जिन लोगों को सिर्फ नौकरी करनी है वो बेशक हिंदू यूनिवर्सिटी छोड़कर चले जाएं। यहाँ तो देश के निर्माण में जिन लोगों को योगदान देना है, अपने देश के लिए कुछ करना है, वो लोग यहाँ पर रहें और पढ़ाई करें। तो ये उनका शुरू से नजरिया था। तो उन्होंने एक ऐसी विश्वविद्यालय की परिकल्पना की जिसमें आधुनिकतम शिक्षा, जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, माइनिंग, मेटलर्जी, ये तो एक तरफ होगी ही सही, और दूसरी तरफ संस्कृत की भी, वेद, वेदांग और बाकी जितने भी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट्स हैं उनकी सबकी शिक्षा होगी। जितनी भी भाषाएं हैं, देशी और विदेशी, फ्रेंच, जर्मन, ये सारी भाषाएं भी, अंग्रेजी, ये सब की शिक्षा जो है इसको करने का उन्होंने एक पूरा बनाया था, खाका बनाया था। और ये तय किया था कि इसी एक विश्वविद्यालय में, एक ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों को हर प्रकार की शिक्षा यहाँ पर प्राप्त हो सकती है। तो आप लोग जानते ही हैं कि देश का पहला इंजीनियरिंग कॉलेज जहाँ पर कि इंजीनियरिंग की डिग्री दी गई कि बीएससी इंजीनियरिंग, वो पहली हिंदू यूनिवर्सिटी की बैंको बनारस इंजीनियरिंग कॉलेज की थी, क्योंकि उसके पहले सिर्फ डिप्लोमा मिलता था। ये जो आजकल अभी रुड़की में है थॉमसन कॉलेज था, वहाँ बाकायदे सिविल इंजीनियरिंग का डिप्लोमा मिलता था और विश्वेश्वरैया जी ने भी डिप्लोमा दिया था, लेकिन डिग्री कोर्स सबसे पहले इंजीनियरिंग कॉलेज बीएचयू का हुआ। तो बीएचयू का इंजीनियरिंग कॉलेज एक्चुअली प्रिकर्सर है ऑल द आईआईटीज ऑफ इंडिया, जहाँ के पढ़ करके जो निकले इंजीनियरिंग कॉलेज के और कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी के प्रोफेसर बीएचयू के निकले, यही सब जगह गए और सब ने वहां पर लोगों को अंग्रेजी में जो इंजीनियरिंग है, टेक्नोलॉजी है, ये सारी चीजें पढ़ाई। तो उनका कॉन्सेप्ट था कि सब चीज की शिक्षा यहाँ होगी, एग्रीकल्चर यहाँ होगा, वैद्यक यहाँ होगा, मेडिसिन यहाँ होगी, या मतलब हर तरह की शिक्षा का यहाँ पर प्राविधान था। तो एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाने की परिकल्पना उनकी, कहते हैं उनके युवावस्था से थी, जिसको उन्होंने बाकी अपने विचार कांग्रेस के सामने 1905 की कांग्रेस में उन्होंने विचार रखा था। और 1905 की कांग्रेस में जब ये प्रस्ताव आया तो धीरे धीरे डॉक्टर एनी बेसेंट तब सेंट्रल हिंदू यूनिवर्सिटी की जगह पर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाना चाहती थी।
लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप हमारे कॉलेज को ले लीजिए। सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उनका, उसी को न्यूक्लियस बना करके आप बीएचयू बनाइए, और तब जाकर के बीएचयू उस रूप में बना जिसकी मालवीय जी ने कल्पना की थी। जस्टिस गिरिधर मालवीय बीएचयू की स्थापना और बीएचयू का निर्माण किस तरह से होता है उसके बारे में बहुत सारी कहानियां आज उपलब्ध हैं, जिन्होंने एक तरह से आधुनिक लोक कथाओं का रूप ले लिया है। कहते हैं कि रविंद्रनाथ टैगोर लगभग उसी समय शांति निकेतन बना रहे, जिसमें पेड़ों के नीचे क्लासें लगती थी और प्रकृति की छांव में लोग पढ़ते थे। तो मालवीय जी से कहा गया कि भाई आप इतने बड़े महल क्यों खड़े कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसा विश्वविद्यालय बनाना चाहता हूँ जिसमें 100 वर्ष तक कोई एक ईंट लगाने की जरूरत ना पड़े, और ये स्वप्न उन्होंने किया। एक कहानी और है जो बहुत प्रचलित है कि हैदराबाद के निजाम की जूतियों की नीलामी उन्होंने चार मीनार पर की थी। ये क्या सच कहानी है या ये क्या घटना है? नहीं नहीं, बिल्कुल सत्य है। वो गया सबसे जाते थे पैसा मांगने के लिए, तो निजाम साहब के पास चले गए, तो उन्होंने मना कर दिया। कंजूस बहुत थे वो, कंजूसी बहुत है। सीधे उन्होंने कहा कि नहीं, मैं हिंदू यूनिवर्सिटी के लिए क्यों पैसा दूंगा, मैं नहीं दूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, देखिए मैं तो एक निर्णय लेके आता हूँ कि जहां जाऊंगा वहां से बिना कुछ लिए वापस नहीं जाऊंगा। तो उन्होंने कहा कुछ भी दे दूं, लेके चले जाओ। बोले हाँ कुछ भी दे। तो जो जूती पहने हुए थे अपनी पुरानी हो चुकी थी, उन्होंने जूती पैर से उतार दी, बोले ले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसको उन्होंने अपने दुपट्टे से उठा लिया और लेकर के आ गए, और आ करके डुग्गी पिटवाना शुरू किया बाकायदे हैदराबाद में कि निजाम हैदराबाद साहब ने अपनी जूतियां दी हैं हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, तो उन जूतियों को मैं कल सवेरे हुसैन सागर जो डैम है वहां पर मैं उसको नीलाम करूंगा, और उनकी रियाया में जो उन जूतियों की सबसे ज्यादा कीमत देंगे निजाम साहब की वो जूती उसको दे दी जाएगी। अब ये डुग्गी पिटने लगी, निजाम साहब को खबर गई, बड़े नाराज हुए, बोले ये क्या हो रहा है? तो बड़ी हक तलफी हो रही है। तो उनका बुलाओ उनको फौरन। तो फिर फौरन चलेगा वापस। बोले ये आप क्या कर रहे हैं, मेरी जूती आप क्यों नीलाम कर रहे हैं? बोले अरे आपने जूती दी, हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए आपने दी है, तो जूती से तो नहीं बनेगी हिंदू यूनिवर्सिटी, और उसकी और कहीं मुझे कीमत नहीं मिलेगी। आपकी रियाया ही उसकी जो है कीमत देगी कि भाई हमको निजाम साहब की जूती मिल गई, तो मैं और क्या करूं, मेरे पास कोई चारा ही नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं, हम आपको बंद कर देंगे जेल में। उन्होंने कहा हाँ बंद कर दीजिए। तो उनके जो होते थे प्राइम मिनिस्टर होते थे, उन्होंने उनको समझाया, क्या कह रहे आप इनको बंद नहीं कर सकते हैं? बोले क्यों? बोले बहुत बड़े आदमी हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बोले अच्छा, तो बोले तो हम क्यों नहीं बंद कर सकते? कहा आप इनको बंद कर देंगे तो लॉर्ड साहब के यहाँ से फौरन आपको हिदायत आएगी छोड़ दीजिए, तो आपकी बड़ी बदनामी होगी। तो बोले फिर क्या करें? बोले अरे बुला के दे दिला दीजिए, कुछ काम खत्म करिए। तो अच्छा बुलाओ फिर से। तो बुलवाया फिर से उनको। जब बुलवाया तो बोले कि बोलिए कितना पैसा चाहिए? उन्होंने कहा नहीं देखिए अब मुझे पैसा नहीं चाहिए, हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कॉलेज बन गए हैं, रहने के लिए विद्यार्थियों के हॉस्टल बन गए हैं, लेकिन अभी हमारे अध्यापकों के लिए हमने कुछ बनवाना शुरू नहीं किया है। तो आप तो हमारे अध्यापकों के लिए कॉलोनी बनाइए, और उस पूरी कॉलोनी का नाम मैं आपके ऊपर कर दूंगा कि निजाम हैदराबाद कॉलोनी। बोले आप मेरे नाम से कॉलोनी बनवा देंगे? बोले हाँ। बोले तो फिर बोले बस यही आप हमको दे दीजिए लिख करके कि आप एक कॉलोनी बनवाएंगे जिसमें कि आपका नाम रहेगा और उसमें पैसा लगेगा, आप दीजिएगा। तो वो मान गए। आज भी बीएचयू में निजाम हैदराबाद कॉलोनी है, हैदराबाद गेट है, और वहां पर बनी हुई है कॉलोनी। और वो जो है आज जैसा आपने कहा 100 साल पहले बनी हर इमारत इतनी मजबूत है कि अभी कहीं से हिल नहीं सकती है। जी। और उन्होंने धन संग्रह के लिए सारे भारत का दौरा किया, अलग अलग रियासतों का दौरा किया। अभी जी जी यहाँ हरेंद्र सिंह जोधा बैठे हैं इस कार्यक्रम में, उन्होंने बताया बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह जी ने भी बहुत बड़ा दान दिया। बिल्कुल बिल्कुल, सब ने दिया। जी जी। तो और उसका परिणाम है कि आज एक इतनी इतनी जो आर्किटेक्चर के हिसाब से देखा जाए शायद हिंदुस्तान के सबसे खूबसूरत इमारतों में वो एक हिस्टोरिक इमारतों में वो कहलाएगा। जी जी आइए अब चर्चा करते हैं सांस्कृतिक पुनर्जागरण के क्षेत्र में उनका जो काम है। हिंदी की चर्चा आपने थोड़ी की, इसके जी अलावा उन्होंने सनातन धर्म हिंदू, उसका नाम अलग था, हिंदू महासभा बाद में लोग कहने लगे, लेकिन वो सनातन धर्म सभा कहलाती थी।
अ, जी, उस दिशा में उनका जो योगदान है उस पर भी आप प्रकाश डालिए। उनका सीधा विचार था कि जो सनातन धर्म है, इस धर्म में किसी भी धर्म के लिए विरोध नहीं है और इसमें जितनी आत्मसात करने की शक्ति है उतनी और किसी धर्म में नहीं है और सर्वधर्म संभाव भी इसी में है। और हमारे धर्म को अगर हम नहीं रखेंगे, अगर हम अच्छी तरह से उसका नहीं अनुसरण करेंगे तो हम अच्छे इंसान नहीं बन सकते। उनका यही हमेशा बेसिस था कि अपने धर्म का पालन करने वाला ही अच्छा इंसान बनता है। जैसे मैंने आपसे कहा, पहले भी वो कहते थे कि अगर कोई मुसलमान अपने धर्म का पालन नहीं करेगा तो अच्छा इंसान नहीं बन सकता। इस समय भी एक आपको विषयांतर कर दूं, मोहम्मद अली साहब उनके साथ ट्रेन में सफर कर रहे थे, बैठे हुए थे उन्हीं के साथ उनके डिब्बे में, फर्स्ट क्लास में वो थे, मोहम्मद अली साहब थे। जब दोपहर हुई तो उन्होंने मोहम्मद अली साहब से कहा कि तुम नमाज नहीं पढ़ रहे हो इस समय? तो बोले नहीं, आप बैठे हुए तो हम भला। बोले कैसे मुसलमान हो? अगर 5 समय नमाज नहीं पढ़ोगे तो अच्छे मुसलमान नहीं बनोगे, इसलिए अपने धर्म को मानो। और अंग्रेजों को भी उन्होंने हिंदू यूनिवर्सिटी बनाने के लिए, उन्होंने जब नाम हिंदू रखा था तो एतराज किया था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। उनका नहीं, देखिए अगर हम हिंदू को पढ़ाएंगे लड़कों को और उन्हें उनकी शिक्षा देंगे और हमारी शिक्षा के अनुसार देंगे तो वो अच्छे भारतीय बनेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे और वो हमेशा अच्छे काम करेंगे, उद्दंड नहीं होंगे, बेकार के काम नहीं करेंगे। तो इसलिए अपने धर्म के अनुसार रहना, अपनी धार्मिक मान्यताओं के साथ में जीना और उसको आत्मसात करना एक व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति बनाता है और वो अच्छा नागरिक बनेगा तो अच्छा समाज पैदा होगा। तो उनको शुरू से मन में यही धारणा थी कि हम अपनी संस्कृति और अपने संस्कार उनको कभी न छोड़ें, अपने संस्कृति और संस्कार उसमें हम रह करके एक अच्छे नागरिक बने और अच्छे नागरिक बन करके हम देश को आगे बढ़ाएं और देश को पुराने जो भारतवर्ष के मूलभूत सिद्धांत थे उनके अनुसार चलाएं, जिससे देश के लोगों में पुरानी भावना आए, लोग अच्छे नागरिक बने, अच्छी तरह से यहाँ का देश का संचालन करें। और मैं भी मानता हूँ आज भी कि अगर वो बात मानी गई होती और अगर उसी पर लोग चले होते, आज जो आधुनिकीकरण हो गया हमारे यहाँ, तो हमारी संस्कृति का जो ह्रास हो रहा है, वो आजकल जो समाज में विसंगतियां आ रही हैं वो ना आने पाती। इसके लिए उनका जो विचार था, मैं समझता हूँ बहुत ही श्रेष्ठ विचार था और उनके अनुरूप उनके बाद में अब चलने के लिए और चलाने के लिए लोग कहने वाले बचा नहीं, लेकिन उनका विचार मैं समझता हूँ हमेशा के लिए शाश्वत है और सही विचार था। आखिरी सवाल जस्टिस गिरिधर मालवीय जी, क्या इतिहास ने उनके साथ न्याय किया है? देखिए, मैं ये कहूंगा कि बहुत भारतवर्ष के लोग हुए, एक से एक महान नेता हुए, एक से एक महान वैज्ञानिक हुए, एक से एक महान आविष्कारक हुए, सब हुए। लेकिन अगर किसी का देखा जाए कि हर क्षेत्र में, तो किसी एक व्यक्ति ने इतने क्षेत्रों में योगदान नहीं किया जितना महामना ने किया। तो भले सरकार ने उनको मान्यता न दी हो, हमारी ब्रिटिश सरकार ने तो मान्यता उनको बहुत दी थी, उनका बहुत सम्मान करते थे। उसके बाद की सरकार ने भले मान्यता न दी हो, लेकिन पूरे भारतवर्ष में 25 दिसंबर को उनकी जगह जगह लगातार, आज नहीं हमेशा से, उनकी जयंती लोग मनाते हैं और लोग उनके ऊपर में चर्चा करते हैं, सभाएं होती हैं और सब याद करते हैं। कहते हैं एक अजात शत्रु के रूप में अगर कोई देखने को मिलता है, मैंने तो यहाँ तक सुना है कि लोगों ने कहा कि जैसे लोग भगवान रामचंद्र के लिए कहते थे कि उनको जो है उनके अनुकरण करने वाले होने चाहिए, कि राम के जैसा आचरण सबका होना चाहिए, कि कभी कोई गलत कार्य नहीं किया हो, उसी तरह उनका भी आचरण था। ऐसे व्यक्ति को अगर सरकार ने नहीं दिया मान्यता, तो हमारे देश ने बहुत मान्यता दी है। और विशेष रूप से जहां जहां उनके विद्यार्थी गए हैं वहां वो लोग सब लोग उनकी याद करते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं और उनके ऊपर कार्यक्रम होते रहते हैं। तो उस रूप में मैं कहूंगा कि देश ने तो उनको मान्यता दी और अब जा करके विशेष रूप से
ये जो हमारी इस समय मौजूदा सरकार है उसने उनके महत्व को समझा, तो समझने के बाद में उनको भारत रत्न दिया। मुझसे लोगों ने कहा कि जी, भारत रत्न दे करके ये मेरा गलत सवाल है, किया जाए। व्यक्तिगत रूप से आप कैसा महसूस कर रहे थे जब आप उस महान आत्मा के बिहाफ पर भारत रत्न स्वीकार कर रहे थे? जी, मैं मन उसी में को क्या आपको हो रहा था? बताने ही जा रहा था कि लोगों ने मुझसे कहा कि नहीं, भारत रत्न आप उनको दिलवा करके उनका कद छोटा कर रहे हैं। मैंने कहा क्यों? बोले देखिए कितने लोगों को भारत रत्न मिल गया, फिल्म एक्ट्रेस को, एक्ट्रेसेस को मिल गया है, सबको मिल गया है, ऐसे ऐसे लोग मिला है। मैंने कहा नहीं, देखिए रत्न के माने अगर आप देखना चाहिए तो रत्न में हीरा भी होता है, पन्ना भी होता है, मूंगा भी होता है, सोना भी होता है। तो रत्न तो भिन्न प्रकार के होते ही हैं। तो भारतवर्ष में भी अनेक प्रकार के भिन्न रत्न हैं। अब ये तो आपको जानना है कि भारत के रत्न में ये कौन से रत्न हैं। तो मैं समझता हूँ कि इतिहास को गवाह होना चाहिए कि हाँ, भारत रत्न में एक रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी भी थे। और जैसा आपने कहा, जब मुझे जाकर के उनके तरफ से उसे लेने का अवसर मिला तो मुझे लगा मेरा जीवन धन्य हो गया है। जी, बहुत बहुत रोचक बातें आपने बताई और हम लोग हमारा सौभाग्य है कि आपसे बातचीत करने का मौका मिला। जी, और अब मैं आमंत्रित करता हूँ, हमारे दो आखिरी वक्ता रह गए हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से हैं और मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र जो सेंटर फॉर एथिक्स वहाँ पर है BHU में, उसके प्रमुख हैं। और मेरे अंदर मालवीय जी के प्रति जिज्ञासा और रुचि उत्पन्न करने का श्रेय यदि किसी एक व्यक्ति को है तो प्रोफेसर त्रिपाठी को है। प्रोफेसर त्रिपाठी जी, आप अपना वक्तव्य आप क्या कहना चाहेंगे? जी। सबसे पहले महामना को प्रणाम और धन्यवाद डॉक्टर विजय राणा जी को, क्योंकि आज महामना के जन्म दिवस की पूर्व संध्या है और पूर्व संध्या में आपने केवल भारत की धरती से नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय जगत से महामना को जोड़ा और महामना के बारे में लोगों को जानकारी दी। और ऐसे व्यक्ति के द्वारा जो आज की तारीख में सबसे ऑथेंटिक हैं और हमारे कुलाधिपति हैं। मैं सर प्रणाम कर रहा हूं आपको, क्योंकि मैंने सुना, लेकिन आज जो सुना इतने विस्तार से सुना, वो बहुत अच्छा लगा। महामना का जो चरित्र चित्रण है वो उन्हीं के पौत्र के द्वारा सुनाई पड़े, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है, क्योंकि हम महामना का परिवार बहुत विशाल है। वो केवल अब इलाहाबाद नहीं, केवल काशी हिंदू विश्वविद्यालय नहीं, बल्कि पूरा विश्व समुदाय है। इसलिए मैं तो निवेदन कर रहा हूं, आज जितने श्रोता आपके माध्यम से डॉक्टर साहब जुड़े हैं, वो महामना के चरित्र का जितना विस्तार कर सकें उतना करें, क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय जरूरत है। जो उनका विचार था, हम लोगों को तो बड़े सरल शब्दों में कहते थे कि दूध पियो कसरत करो, नित्य जपो हरिनाम, मन लगाए विद्या पढ़ो, पूर्ण होंगे सब काम। ये जो टेनेट है 4, ये जीवन की सफलता का मूल मंत्र है। दूध पियो। आज पूरा अंतरराष्ट्रीय समुदाय कोरोना पेंडेमिक में एक्सरसाइज और प्राणायाम कर रहा है, क्योंकि उसी से इम्यूनिटी बढ़ रही है। दूध पियो, कसरत करो। और स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, भगवान का नाम लीजिए, जिस भी धर्म के हैं। अभी हमारे कुलाधिपति महोदय ने बताया कि महामना इसके प्रबल समर्थक थे कि मुसलमान कट्टर मुसलमान हो, हिंदू कट्टर मुसलमान हिंदू हो, वो अपने धर्म से जुड़ा रहे। स्वधर्मे निधने श्रेय पर धर्मो भया। तो यदि वो रहेगा तभी सच्चा व्यक्ति बनेगा, सच्चा मानव बनेगा। महामना का जो प्रयास हुआ वो शिक्षा के माध्यम से, क्योंकि हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना उन्होंने किया, मैंने 4 उद्देश्य जो महामना के द्वारा प्रतिपादित हैं विश्वविद्यालय की स्थापना के, उसमें चौथा और महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि शिक्षा को धर्म
और नैतिक मूल्यों से जोड़कर सुंदर चरित्रवान नागरिक बनाना। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय अपने विगत 104-5 वर्षों के इतिहास में इस कार्यक्रम में सतत प्रयत्नशील, क्योंकि आज विश्व में कहीं भी यदि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो उनके अंदर विश्वविद्यालय के प्रति प्रेम है, सद्भाव है, मानवता है और महामना के प्रति अगाध स्नेह है। तो आज आपने ये जो कार्यक्रम किया, मैं ये समझता हूं कि इस पैंडेमिक ने हम लोगों को एक आधार दिया कि हर व्यक्ति अपने घर में बैठा है, लेकिन आज स्क्रीन पर हम लोग पूरे विश्व से जुड़े। तो वसुधैव कुटुंबकम तो सही मामले में अब हो गया, और ये बहुत बढ़िया मौका है कि जब हम महामना को पूरे विश्व में प्रचारित कर सकते हैं। जी। मैंने अभी विगत एकेडमिक काउंसिल में निवेदन किया अपने विद्वत परिषद के सदस्यों से, यह जो केंद्र हमारा है मालवीय मूल्य अनुशीलन केंद्र, इसका जो क्षेत्र है वो विश्वव्यापी बनाया जाए, क्योंकि आज मूल्यों का प्रवर्तन और मूल्यों का अनुशीलन बहुत ही आवश्यक है। और मैं कुलाधिपति महोदय से एक निवेदन भी कर रहा हूं कि मैंने डॉक्टर विजय राणा जी से एक निवेदन किया है कि महामना पर एक वृत्त चित्र बनाए, क्योंकि बीएचयू ये काशी विश्वनाथ मंदिर पर आपने एक वृत्त चित्र बनाया और उसी दौरान हमारे संपर्क में आए, और उस वृत्त चित्र को देख करके मेरे मन में अभिलाषा हुई कि महामना का एक वृत्त चित्र होना चाहिए जो अंतरराष्ट्रीय समुदाय देखे और महसूस करे कि यदि महामना के बताए रास्ते पर हम चलते हैं तो सभी का जीवन धन्य हो जाए। मैं इसी निवेदन के साथ आज के इस समारोह में जितने लोग शामिल हुए हैं सबको मैं नमन कर रहा हूं, और अपने कुलाधिपति न्यायमूर्ति गिरधर मालवीय जी के जो बताए रास्ते हैं हम लोगों को बहुत ही अच्छा लगा, और दीर्घायु हों और हम लोगों को इसी तरह से आशीर्वाद दें, यह मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। और डॉक्टर विजय राणा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। प्रोफेसर आशाराम त्रिपाठी जी, आपने जो कहा, और देखिए यदि समय मिला और ईश्वर ने साथ दिया तो जरूर ये कोशिश करूंगा कि महामना पर एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए जो विश्व ऑडियंस को ध्यान में रखते हुए बनाई जाए। और खुशी की बात यह है कि इस कार्यक्रम में अफ्रीका को छोड़कर के दुनिया के सभी हिस्सों से लोग उपस्थित हैं। और आखिर में कार्यक्रम के मैं बीएचयू के एक बहुप्रसिद्ध छात्र को आमंत्रित करना चाहूंगा, जो जाने माने कवि हैं, और उन्होंने महामना मालवीय जी के लिए एक कविता उनको कविता समर्पित की है। एक उनके कहना चाहिए ट्रिब्यूट है उनके लिए, हिंदी के सुप्रसिद्ध कवि डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, जो इस समय देहरादून में हैं। डॉक्टर मिश्र। धन्यवाद विजय राणा जी। मैं केवल मालवीय जी को समर्पित एक गीत प्रस्तुत कर रहा हूं। मेरे सामने आदरणीय गिरधर मालवीय जी उपस्थित हैं। आज उनके विचार को सुनकर मुझे लगा कि मालवीय जी के ही विचार में सुन रहा हूं, तो अगर वो बोलते तो ऐसे ही बोलते। तुम जंगम प्रयाग संस्कृति के, तुम वाणी के शिष्टाचार, तुम जंगम प्रयाग संस्कृति के, तुम वाणी के शिष्टाचार, श्रुति से लेकर स्मृति तक पावन परंपरा के तुम मणिहार, श्रुति से लेकर स्मृति तक पावन परंपरा के तुम मणिहार। विश्व दृष्टि वह कवि रविंद्र की, और नरेंद्र का वह पुरुषार्थ, नरेंद्र देव। विश्व दृष्टि वह कवि रविंद्र की, और नरेंद्र का वह पुरुषार्थ, जन चेतना अनल गांधी का सभी समाहित तुम में पार्थ, जन चेतना अनल गांधी का सभी समाहित तुम में पार्थ, धोकर पातक सकल जाति का तुमने किया अहिल्य
धोकर पातक सकल जाति का तुमने किया अहल्योद्धार। तुम जंगम प्रयाग संस्कृति के, तुम वाणी के शिष्टाचार। शिव प्रसाद गुप्त ने उनको काशी में बीएचयू में लाने की कोशिश की थी। शायद मालवीय जी बता सकेंगे कि वो जो बनारस में रहते थे तो भोजन शिव प्रसाद गुप्त के घर से जाता था बनकर के उनका पवित्र के लिए। शिव प्रसाद के परम सुहृद तुम, साथ निभाया अंत काल तक। भारत माँ के आंचल में धर दिया दिव्य भू का नव मस्तक। भू माने BHU। भारत माँ के आंचल का में रख दिया दिव्य भू का नव मस्तक। अर्ध चक्र यह महामना का, सारी विद्याओं का द्वार। अर्ध चक्र, मुझे इंग्लैंड में भी बहुत जगह जाने की का सौभाग्य मिला। ऑक्सफोर्ड भी देखा, कैम्ब्रिज भी देखा, लेकिन जो अर्ध चक्र का जो कॉन्सेप्ट है BHU का, वो मुझे दुनिया में कहीं भी किसी विश्वविद्यालय नहीं मिला। तो अर्ध चक्र यह महामना का, सारी विद्याओं का द्वार। अंतिम है कि उत्तम जीवन ईश भक्ति में, देश प्रेम का अद्भुत केंद्र। उत्तम जीवन ईश भक्ति और देश प्रेम का अद्भुत केंद्र। यह रचनात्मक विजय पताका, अमर तुम्हारी है ज्ञानेंद्र। त्याग तपस्या पुण्य तुम्हारा, रहे चिरंतन जय जयकार। त्याग तपस्या पुण्य तुम्हारा, रहे चिरंतन जय जयकार। तुम जंगम प्रयाग संस्कृति के, तुम वाणी के शिष्टाचार। श्रुति से लेकर स्मृति तक पावन, परंपरा के तुम मणिहार। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रणाम करता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्रा, धन्यवाद। और हम एक बार फिर जस्टिस गिरिधर मालवीय का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हैं कि हम सबके लिए प्रेरणादायक ये शाम रही। और बहुत वक्त आपका लिया, वहाँ भारत में रात भी हो रही है। इतना समय देने के लिए धन्यवाद और सभी महानुभावों का धन्यवाद। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम समाप्त करता हूँ। नमस्कार। जी नमस्कार।